किसी देश के संविधान का ज्ञान नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझने, अपनी सरकार की संरचना जानने और उसे जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है। यह समाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, स्थिरता और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और समानता को बढ़ावा देकर नागरिकों को लोकतंत्र में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। आओ जानें, नागरिकों को संविधान क्यों जानना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों को समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए और सरकार और सत्ता को समझने के लिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय पहचान और एकता को बढ़ावा देना और इसके साथ ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज के लिए संविधान की जानकारी जरूरी है। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्य मंत्रियों के संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 164 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 92वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्य के महाधिवक्ता नियुक्ति और कर्तव्य 93वीं वीडियो बनाकर इसके 165वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये दस्तावेज राज्य के महाधिवक्ता के पद और कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये स्पष्ट करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्य के महाधिवक्ता नियुक्ति और कर्तव्य पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज राज्य के महाधिवक्ता के पद और कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो। महाधिवक्ता का मुख्य दायित्व राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी स्वरूप के अन्य कार्यों को करना है। अंत में यह बताया गया है कि महाधिवक्ता राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है और उनका पारिश्रमिक भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता 1 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। 2 महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे विधिक मामलों पर सलाह दे और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो समय समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्दिष्ट या सौंपे जाए और इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करे। 3 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। नमस्कार। अच्छा, हर राज्य सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है ना? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह सरकार के बड़े से बड़े फैसलों को दिशा दे सकती है। तो आज हम इसी बहुत ही पावरफुल पद को समझने वाले हैं, महाधिवक्ता। तो जरा सोचिए, मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को एक नया कानून बनाना है या फिर कोर्ट में अपना बचाव करना है, तो वो किसकी तरफ देखेगी? कानूनी दांवपेच के इस पूरे खेल में उनका सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद सलाहकार आखिर कौन होता है? तो इसका जवाब है महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। यही वो पद है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। और इनकी भूमिका ना सरकार के लिए एक कानूनी ढाल और एक गाइड दोनों की होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतने बड़े पद पर कौन बैठ सकता है? क्या कोई भी सीनियर वकील? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया है। और हां, इसकी एक बहुत खास वजह भी है। देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात है क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 165 साफ कहता है कि महाधिवक्ता बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल होना चाहिए। सोचिए जरा, ये पैमाना इतना ऊंचा इसलिए रखा गया है ताकि ये पक्का हो सके कि सरकार को जो कानूनी सलाह मिल रही है वो एकदम टॉप क्वालिटी की हो। ऐसी सलाह जो किसी भी कानूनी चुनौती के सामने टिक सके। और इतने काबिल व्यक्ति को अपॉइंट कौन करता है?
सीधे राज्यपाल? चलिए, अब अपॉइंटमेंट की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महाधिवक्ता की असल में जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं। और हाँ, हमारा संविधान उनके काम को बहुत ही साफ-साफ बताता है। तो आर्टिकल 165(2) के हिसाब से इनके काम का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये सिर्फ सरकार को सलाह ही नहीं देते, बल्कि राज्यपाल उन्हें जो भी कानूनी काम सौंपें वो भी करते हैं। साथ ही संविधान या किसी दूसरे कानून से मिली जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, किसी नए बिल की लीगैलिटी चेक करने से लेकर अदालतों में सरकार का पक्ष रखने तक सब कुछ इनकी देखरेख में ही होता है। और ये जो लाइन है ना, ये उनकी भूमिका का बिल्कुल कोर है। उनकी सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है राज्य सरकार के लिए एक कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना। उनका काम ये पक्का करना है कि सरकार के सभी फैसले और काम कानून के दायरे में हो, ताकि बाद में उन्हें कोर्ट में कोई चैलेंज ना कर सके। अच्छा, अब बात करते हैं उनके कार्यकाल की। मतलब वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं और उन्हें सैलरी कैसे मिलती है। और यहाँ संविधान में एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ सबसे जरूरी है ये एक फ्रेज, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अंग्रेजी में से कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यकीन मानिए, आर्टिकल 165 की बस ये एक छोटी सी लाइन उनके कार्यकाल की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, जहां ज्यादातर सरकारी पदों का कार्यकाल फिक्स होता है, जैसे 5 साल, वहीं महाधिवक्ता का कोई तय कार्यकाल नहीं होता। राज्यपाल उन्हें किसी भी वक्त पद से हटा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि सरकार और उनके मुख्य कानूनी सलाहकार के बीच भरोसा हमेशा बना रहे। और यही वजह है कि अक्सर जब सरकार बदलती है तो महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देते हैं, ताकि जो नई सरकार आए वो अपनी पसंद का सलाहकार चुन सके। और हाँ, आर्टिकल 7(5) से जुड़ी एक और दिलचस्प बात, इनकी सैलरी, वो भी संविधान या किसी कानून से तय नहीं होती। ये भी पूरी तरह से राज्यपाल ही तय करते हैं और असल में वो राज्य सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के दिल में, मतलब केंद्र में, एक एक्सपर्ट कानूनी सलाहकार का होना कितना जरूरी है। एक ऐसा सलाहकार जो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद होकर अपनी राय दे सके। तो चलिए 4 मुख्य बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। दूसरी, क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तीसरी, ये राज्य के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। और चौथी, इनका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता, सब कुछ सरकार के भरोसे पर निर्भर करता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां फैसले चुने हुए लोग लेते हैं, वहां एक नॉन इलेक्टेड एक्सपर्ट की सलाह सरकार के फैसलों को कितना असर डालती है और कितना डालना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ऐसे पद पर बात करेंगे जो राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी है, पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। हाँ। ये है राज्य के महाअधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। और हमारे पास इसका सोर्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165। तो आज का मकसद है इसी अनुच्छेद से समझना कि भाई ये महाअधिवक्ता कौन है, कौन चुनता है इन्हें, क्या काबिलियत चाहिए, काम क्या है, और हाँ, कब तक रहते हैं अपने पद पर। बिल्कुल, और ये जानना दिलचस्प भी है। हाँ, कि संविधान ने ही सोचा कि राज्य को अपना एक खास कानूनी सलाहकार चाहिए। हाँ, ये पद बहुत अहम है राज्य के कानूनी ढांचे के लिए, शासन के लिए भी। अनुच्छेद 165 हमें एक खाका तो देता है, पर इसकी असली अहमियत, जैसा आपने कहा, इसके काम में है। इनको पहला ही क्लॉज कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, ये तो ठीक है। हाँ, ये साफ है। लेकिन ये जो योग्यता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित, ये तो मतलब काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है ना। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ऊंचा मापदंड है। किसी सलाहकार के लिए इतनी कड़ी शर्त क्यों? देखिए, सवाल वाजिब है। राज्य सरकारें जो हैं वो रोज कितने ही कानूनी मसलों से डील करती हैं, है ना। कोई नई पॉलिसी लानी है, क्या वो संविधान के हिसाब से ठीक है? कोई कानून बन रहा है, उसका ड्राफ्ट कैसा हो, कोर्ट में सरकार का पक्ष क्या रखना है। तो जो सलाह देने वाला व्यक्ति है, उसकी कानूनी समझ, उसका तजुर्बा, वो एकदम टॉप क्लास का होना चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ कानून की जानकारी नहीं, बल्कि उसे लागू करने की संवैधानिक उसूलों की गहरी पकड़ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होने का मतलब ही यही है
कि उस व्यक्ति के पास या तो वकालत का अच्छा खासा लंबा अनुभव हो, जैसे 10 साल कम से कम, ओके। या फिर वो जुडिशियल सर्विस में रहे हों, और बाकी शर्तें तो हैं ही, भारत का नागरिक होना वगैरह। तो ये ऊंचा स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि महाधिवक्ता जो सलाह दें वो सिर्फ टेक्निकली सही ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल भी हो, दूर की सोचने वाली हो। समझ गई। क्योंकि उनके सलाह पर तो करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले फैसले टिके हो सकते हैं। सही बात है। इसलिए योग्यता से कोई समझौता नहीं, ये पद की एक तरह से गरिमा भी तय करता है। ठीक है, अब नियुक्ति पर थोड़ा और रुकते हैं। राज्यपाल नियुक्त करते हैं आपने कहा, लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ राज्यपाल का होता है या इसमें राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री और कैबिनेट का भी रोल है? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था तो यही है कि राज्यपाल ज्यादातर काम राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। अच्छा। तो असल में व्यवहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की सिफारिश पर ही होती है। राज्यपाल की भूमिका एक तरह से औपचारिक मंजूरी देने की रह जाती है। ओके। और ये बात जरूरी है क्योंकि शुरू से ही महाधिवक्ता के पद को राज्य की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मतलब जो सत्ता में सरकार है, उससे जोड़ देती है। अच्छा, तो नियुक्ति में ही सरकार का एक तरह से प्रभाव आ गया। चलिए अब इनके काम पर आते हैं। कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 165 का क्लॉज 2 इस पर बात करता है। इसमें मुझे 3 खास बातें दिख रही हैं। पहला, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। ये सबसे मुख्य है। दूसरा, ऐसे और कानूनी काम करना जो राज्यपालों ने सौंपे। हाँ। और तीसरा, संविधान या किसी और कानून ने जो काम दिए हैं वो करना। ये तो मतलब काफी फैला हुआ दायरा लगता है। हाँ, ये दायरा काफी बड़ा है और इसे समझना जरूरी है। पहला जो है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, ये तो उनका कोर काम है। सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, चाहे नया कानून हो, कोई पॉलिसी हो, कोई एग्रीमेंट हो, अक्सर महाधिवक्ता से कानूनी राय लेती है ताकि बाद में कोई कानूनी पेच ना फंसे। और ये जो दूसरा है, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्य, ये क्या हो सकते हैं? जैसे कोई उदाहरण? हाँ, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। जैसे सबसे आम है अदालतों में सरकार को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, सरकार के वकील के तौर पे? बिल्कुल। जब भी राज्य सरकार किसी केस में पार्टी होती है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई ट्रिब्यूनल हो, महाधिवक्ता या उनके नीचे काम करने वाले वकील सरकार का पक्ष रखते हैं। वो सरकार के चीफ लॉयर होते हैं एक तरह से। ओके। इसके अलावा मान लीजिए राज्यपाल उन्हें कोई खास जांच कमेटी को कानूनी मदद देने को कहें, या किसी पेचीदा कानूनी मुद्दे पर रिपोर्ट बनाने को कहें, या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के ड्राफ्ट देखने को कहें, ये सब इसमें आ सकता है। हाँ। और अनुच्छेद में जो लिखा है समय समय पर, हाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसका मतलब यही है कि ये काम फिक्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है। और तीसरा वाला, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कार्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ वो नहीं जो राज्यपाल ने दी। अगर संविधान में कहीं लिखा है या राज्य के किसी और कानून में लिखा है कि महाधिवक्ता को कोई खास रोल निभाना है, जैसे हो सकता है किसी कमेटी का पदेन सदस्य होना या बार काउंसिल में कोई भूमिका, तो वो काम भी उन्हें करने होंगे। ये उनके रोल को और फैला देता है। तो कुल मिलाकर वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं है, वो सरकार के वकील भी हैं, कानूनी प्रतिनिधि हैं और संवैधानिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर से आ जाता है जो शुरू में उठा था। अगर वो सरकार के वकील हैं, सरकार को सलाह दे रहे हैं, तो क्या वो हमेशा निष्पक्ष सलाह दे पाएंगे, खासकर तब जब सलाह शायद सरकार को पसंद ना आए? यही इस पद की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जटिल सवाल है। देखिए, थ्योरी में तो महाधिवक्ता राज्य के पहले लॉ ऑफिसर हैं। उनका काम है संविधान और कानून का राज बनाए रखना। तो उन्हें सरकार को बिना डरे निष्पक्ष सलाह देनी चाहिए, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली, जैसा हम अभी आगे देखेंगे, कार्यकाल और हटाने के तरीके में वो बहुत हद तक सरकार पर निर्भर होते हैं। अच्छा। और ये निर्भरता उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। हाँ, ये संतुलन तो नाजुक लगता है। चलिए अब कार्यकाल और सैलरी पर आते हैं। इससे शायद ये निर्भरता वाली बात और साफ हो। अनुच्छेद 165(3) कहता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करें। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका क्या मतलब है? कोई फिक्स टर्म नहीं होता इनका। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संविधान इनके लिए कोई फिक्स्ड कार्यकाल जैसे 5 साल या 65 साल की उम्र तक ऐसा कुछ तय नहीं करता। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब है कि राज्यपाल जब तक चाहें वो पद भर रहेंगे और राज्यपाल उन्हें कभी भी बिना कोई कारण बताए पद से हटा सकते हैं। बिना कारण बताए? ये तो बड़ी अनिश्चितता वाली बात हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार बदल गई या मुख्यमंत्री बदल गए तो महाधिवक्ता की भी छिट्टी? अक्सर हाँ, व्यवहार में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, तो राज्यपाल का प्रसाद असल में बन जाता है सरकार का प्रसाद। अच्छा। तो जब कोई नई सरकार आती है वो आमतौर पर अपना महाधिवक्ता लाना चाहती है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। तो या तो पुराने वाले खुद ही इस्तीफा दे देते हैं या नई सरकार राज्यपाल के जरिए उन्हें हटवा देती है। उनका कार्यकाल पूरी तरह से सरकारी एग्जीक्यूटिव के भरोसे पर टिका होता है। ये व्यवस्था तो उन्हें बहुत ही मजबूती से सरकार से बांध देती है। मतलब नियुक्ति भी सरकार की सिफारिश पर और पद पर बने रहना भी सरकार की मर्जी पर। हाँ, और इसमें क्लॉज 3 का दूसरा हिस्सा भी जोड़ दीजिए, पारिश्रमिक, मतलब सैलरी, भत्ते, वो भी राज्यपाल ही तय करते हैं। और जैसा हमने कहा, राज्यपाल मतलब व्यवहार में सरकार। तो नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन तीनों ही चीजें सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में है। अब इस स्ट्रक्चर का एक मकसद तो ये है कि महाधिवक्ता सरकार के प्रति जवाब दे रहे हैं, सरकार का उन पर भरोसा बना रहे, क्योंकि आखिर उन्हें सरकार की नीतियों का ही तो बचाव करना है कोर्ट में। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो वही है, न स्वतंत्रता। अगर आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह सब कुछ सरकार की खुशी पर निर्भर है, तो आप सरकार के किसी ऐसे कदम पर कैसे उंगली उठाएंगे जो शायद कानूनी तौर पर गलत हो? क्या इससे सलाह की क्वालिटी, उसकी निष्पक्षता पर असर नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल सही चिंता है और इस पर दुनिया भर में बहस होती है जहां भी ऐसी व्यवस्था है। जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल या यूके में भी ये व्यवस्था महाधिवक्ता की निष्पक्षता पर एक गंभीर सवाल तो खड़ा करती ही है। क्या वो सरकार को खुश रखने के लिए कानून को थोड़ा तोड़-मोड़वा सकते हैं, या फिर वो अपनी प्रोफेशनल ईमानदारी दिखाएंगे और सही सलाह देंगे भले ही सरकार नाराज हो जाए? संविधान इसका कोई साफ जवाब नहीं देता। ये बहुत कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उस कुर्सी पर बैठा है, उसकी अपनी नैतिकता, उसकी ईमानदारी और जो परंपराएं बनी हैं उन पर। तो अब अगर इन सब बातों को जोड़ें, एक तरफ इतनी ऊंची योग्यता, इतनी अहम कानूनी जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ कार्यकाल और सैलरी का पूरी तरह सरकार पर निर्भर होना, तो इस पद का ओवरऑल महत्व क्या समझे? राज्य के शासन में इसका रोल क्या है और ये अजीब सी लगने वाली संरचना क्यों बनाई गई है? देखिए, अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए एक बहुत जरूरी कानूनी पिलर हैं। उनका महत्व कई लेयर्स में है। पहला, वो एक तरह से कानूनी प्रहरी हैं। प्रहरी कैसे? वो ये देखते हैं कि सरकार जो भी काम कर रही है, जो नीतियां बना रही है, जो कानून आ रही है, वो सब संविधान और देश के बाकी कानूनों के दायरे में हो। वो सरकार को गैर कानूनी काम करने से रोकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा वो विशेषज्ञ सलाहकार हैं। उनकी ऊंची योग्यता ये पक्का करती है कि सरकार को मुश्किल कानूनी मामलों पर टॉप लेवल की सलाह मिले। तीसरा, वो अदालतों में सरकार के असरदार प्रतिनिधि हैं। उनका काम है सरकार का पक्ष मजबूती से रखना। और चौथा, जो आपने कहा, कार्यपालिका से जुड़ाव। उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की व्यवस्था उन्हें सरकार के प्रति जवाबदेह बनाती है। इससे सरकार और उसके मुख्य कानूनी सलाहकार के बीच एक तालमेल रहता है। सरकार को उन पर भरोसा होना चाहिए कि वो उसकी नीतियों को कानूनी रूप देने में मदद करेंगे और उनका बचाव भी करेंगे। तो मतलब ये जो निर्भरता वाली व्यवस्था है, ये जानबूझकर बनाई गई है ताकि सरकार को एक भरोसेमंद कानूनी साथी मिले। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। सरकार को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कानूनी मदद और बचाव की जरूरत होती है। ये स्ट्रक्चर उसी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जैसा हमने बार बार कहा, इसका नेगेटिव साइड है स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संभावित समझौता। आइडियल सिचुएशन तो यह है कि महाधिवक्ता सरकार के भरोसेमंद सलाहकार भी हों और कानून के निष्पक्ष प्रहरी भी। वो राज्य के पहले विधि अधिकारी हैं, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के नहीं। ये तो वाकई एक दो-धारी तलवार जैसी स्थिति है। सरकार का भरोसा भी जीतना है और कानून का सम्मान भी रखना है। बिल्कुल। ये पद बहुत ज्यादा संवैधानिक नैतिकता और प्रोफेशनल ईमानदारी की मांग करता है। एक काबिल और ईमानदार महाधिवक्ता राज्य को कई कानूनी पछड़ों से बचा सकता है, और वहीं एक कमजोर या ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड महाधिवक्ता सरकार को गलत सलाह देकर बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। सही बात है।
तो भले ही ये स्ट्रक्चर उन्हें सरकार पर निर्भर बनाता है, लेकिन उनका रोल कितना प्रभावी होगा ये उनकी अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर ही टिका है। तो आज हमने राज्य के महाधिवक्ता के पद को अनुच्छेद 165 के जरिए समझा। हमने देखा कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर असल में सरकार की सलाह पर। हाँ। योग्यता हाई कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए। काम है सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना मुख्य रूप से। और कार्यकाल और सैलरी ये दोनों पूरी तरह राज्यपाल यानी कि सरकार पर निर्भर करते हैं। और इसी पूरी बनावट से वो अहम सवाल फिर से सामने आता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि जब महाधिवक्ता की नियुक्ति से लेकर कार्यकाल और यहाँ तक कि तनख्वाह भी सब कुछ सीधे सीधे सरकार पर निर्भर है, तो वो सरकार के उन कामों या नीतियों पर कितनी असरदार और निष्पक्ष कानूनी राय दे सकते हैं जो शायद विवादास्पद हों या जिनकी कानूनी वैधता पर ही सवाल उठ रहे हों। क्या ये निर्भरता उन्हें सरकार के दबाव में ला सकती है? हाँ, ये तो बिल्कुल संभव लगता है। और अगर ऐसा है तो फिर राज्य में कानून का शासन बनाए रखने के लिए इस पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कैसे पक्का किया जा सकता है? क्या जो मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कोई सेफगार्ड है, या हमें कुछ और सोचने की जरूरत है इस संतुलन को साधने के लिए? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि कैसे एक पद जो बनावट में इतना निर्भर है वो अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कायम रख पाए, खासकर आज के इस जटिल राजनीतिक और कानूनी माहौल में। उम्मीद है आज की ये बातचीत इस अहम संवैधानिक पद की बारीकियों और इससे जुड़े सवालों को समझने में जरूर मददगार रही होगी। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।